हमने देखा था किंशु अपने दादी के घर पहुंच जाता है, अपनी माँ से मिलता है और कहता है फादर अभी तक जिंदा है, 20 साल से वो कोमा में है। किंशु की माँ ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। कैन फैमिली भी वहाँ पहुंच जाती है किंशु और उसकी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए। किंशु भी मान जाता है इनके साथ जाने के लिए और अपने फादर से मिलने के लिए। फिर वो निकल जाते हैं और मैन की बेटी अपने बेटे लीज से बात करती है और किंशु के बारे में उसे सब कुछ बता देती है कि वो आ रहे हैं अब आगे। और मैन की बेटी कहती है कि आपके दूसरे अंकल का बेटा किंचन सिटी में हमें मिल गया है, वही है जिसने आपके दादा की बीमारी का इलाज किया है। मॉम क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है? उसका नाम किंशु है। मिस्टर रीच किंशु का नाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही हमें पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है कैसे किंशु के साथ मुलाकात हुई थी। क्या हुआ बेटे, क्या तुम इस किंशु को अच्छी तरह जानते हो? माँ सही है, मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था। ये किंशु वही इंसान है और ये किंचन सिटी में मेरा बिजनेस पार्टनर है। सेम टाइम हमें स्टार सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। फादर ऐसा क्या हुआ है कि आपने इस टाइम मुझे फ़ोन किया है? डोनट मुझे ये बताओ तो इस टाइम तुम कहाँ पर हो? मैं स्टार सिटी के एयरपोर्ट पर हूँ और जिन मैं जजीरे पर वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आप वहीं पर रहें, आपके भाई और मैं आपके लिए एक खास क्यारा भेज रहे हैं। चलो हम वापस बेंजन चलते हैं। बेंजन में हमें एक रेस्टे कंपनी के बारे में दिखाया जाता है। लेटिस कहती है मिस्टर कैन, इस साल की जो भी हमने लेन देन की है या जो भी माल हमने बेचा है वो पूरा साफ इसमें है। ठीक है, आप जा सकते हैं। एक आदमी भागकर आता है और कहता है फादर मेरी बात सुनो, मुझे अभी ना एक कार वसूल हुई है और हमें उस कार में बताया गया है कि योंगे का बेटा मिल गया है। तुम क्या कह रहे हो, क्या ये सच है? अंकल ने मुझे ये भी बताया है तो वो जल्दी से उनके साथ वापस आ रहे हैं। मिस्टर कैन कहते हैं चलो फिर हम भी चलते हैं, हम भी उनका जाकर घर पर मिलते हैं। भाई रीच मुझे गाड़ी चलाने दो, मैंने वालिद से वादा किया है कि मैं आप तो गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। अब हम चलते हैं चलो। भाई रीच क्या आप मुझको मेरे कज़न किंशु के बारे में कुछ बता सकते हैं? मिस्टर रीच कहते हैं इनको मैं अब कैसे समझाऊं कि योंगे और उनका बेटा एक जैसे लगते हैं, लेकिन किंशु थोड़ा सा लंबा है। अट्टा के लंबा होना कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन किस तरीके से मैं इन लोगों तो समझाऊं। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, लेकिन उसके पास लाखों सलाहियतें हैं और वो किंशु और मेडिसिन बनाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मिस कहती है वाओ ये तो बहुत ही अच्छा है। भाई क्या वो इतनी सलाहियत रखता है कि वो हमारे भाई कैन को पीछे छोड़ सकता है? अगले सीन में हमें आर्मी का सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिसर ट्रेन के पास आता है, वो कहता है आपका पर्सनल फ़ोन आया है, उन्हें बताओ तो मैं मसरूफ़ हूँ, अभी आपसे बात नहीं कर सकता। ऑफिसर कहता है आपके वालिद काफ़ी सैड है, उन्होंने कहा कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बात है वालिद साहब, क्या कुछ हुआ है? आपके दूसरे अंकल की वाइफ और उनका बेटा मिल गया है और वो आपके दादा के साथ वापस आ रहे हैं। ऑफिसर कैन कहता है मैं जल्द ही घर वापस आ रहा हूँ और मैं घर पर पहुँच गया हूँ और अपनी बहन से कहें कि वो भी घर जल्दी वापस आ जाए। किन मुझे ये बताओ माँ कहाँ पर है? आप यहाँ पर अकेले आए हैं, क्या मुझे ये बता सकते हैं कि फादर और योन कहाँ पर है? आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? आपकी माँ योंगे के वार्ड में है। हम योंडे की बीवी और उसके बेटे से किंचन सिटी में मिले। मैं माँ से कहूँगा कि वो मुझे अंदर आने दें। साथ ही वो वार्ड का दरवाज़ा खटखटाता है, अपनी माँ से कहता है माँ मैं अंदर आना चाहता हूँ। साथ ही वो अंदर चला जाता है। माँ कहती है मुझे ये बताओ तो तुम अकेले वापस क्यों आए हो? तुम्हारे वालिद और तुम्हारी बहन कहाँ पर है, वो क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? माँ मुझे वालिद साहब ने यहाँ पर पहले भेज दिया है और उन्होंने बताया था कि अपनी माँ को जाके ये बता दो। हमें वालिद की बीमारी का इलाज ही नहीं हुआ बल्कि हमें योंगे की बीवी और बेटा भी मिल गया है और वो लड़का योंगे का बेटा ही है जिसने हमारे वालिद की बीमारी का इलाज किया है। क्या वाकई, क्या ये सच है? और वो योंगे की इलाज तो अच्छी तरह समझता है, उसका इलाज करने के लिए वो यहाँ पर आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर ठीक कर सकता है। योंगे क्या आपने इससे सुना है तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा मिल गया है और तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा इलाज करने के लिए इधर आ रहा है? साथ ही उसकी माँ रोने लग जाती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका बेटा ही आपको बचाने के लिए आएगा। मेरे सामने से बोर्ड पढ़ रही होती है, कहती है ये क्या अजीब सा यहाँ पर लिखा हुआ है। मिस आती है और कहती है क्या आप इसको पीना पसंद करेंगे? लेडीज कहती है कि ये जो लड़का है ये बहुत ही ज़्यादा संखी है और पहली मुलाकात में ही वो आपको इतना अच्छा तोहफा दे रहा है। क्या वो आपको पसंद करता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो इतनी लापरवाही से बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही सिर्फ उसे पसंद करती हैं। मुझे क्या आपकी मदद के लिए आना चाहिए? उससे और मेरे दरमियान में कुछ नहीं है बहन कैंग। जैसा आप रंगे अमल कर रही हैं मुझे लगता है कि आप उसे पसंद करती हैं। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, मैं वैसे ही आप तो कन कर रही थी। लाख अपना वही कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे बचपन से ही कन कर रही है और मुझे पता है कि आप किस तरह मुझे कन करती हैं। मिस कैन कहती है ज़रा 1 मिनट रुको, मुझे कार अटेंड करने दो। मिस कैन कहती है मुझे ये बताओ कि आपने मुझे क्यों कहा की है? वैसे तो आपने कभी भी मुझे नहीं याद फरमाया। आज तक आपने ये नहीं पूछा कि आपकी बहन कहाँ पर है और कैसे है। आज कैसे आप तो मेरी याद आ गई?
ऑफिसर कैन कहता है आप कहीं भी हैं जल्दी से घर पहुंच जाएं। और वालिद जी ने मुझे बुलाया और कहा कि अंकल ते बीवी और उनका बेटा किंचैन सिटी में हमें मिल गए हैं और दादा के साथ वो घर जा रहे हैं और उनके बेटे का नाम किंशु है। मिस कहती है भाई आपने क्या कहा, मुझे एक नवा नाम उसका दोबारा बताएं। मैंने कहा उसका नाम किंशु है, उससे अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जल्दी से आप घर जाओ और मैं भी घर पहुँच रहा हूँ। मिस कैन लाल कपड़ों वाली लड़की से कहती है क्या आप मुझे उस बंदे का नाम बता सकती हैं जिसने आपको ये 1V दिया। लाल कपड़ों वाली कहती है मिस कैन आप इतनी उलझी हुई क्यों लग रही हैं, और मैंने पहले कुछ देर पहले ही तो उसका नाम बताया था। किंशु उसकी माँ पहुंच जाती है और किंशु को गाड़ी से उतरते हुए दिखाया जाता है। किंशु उसकी माँ और मैं चढ़कर घर में अंदर आ रहे होते हैं। दादी इनके पास आती है और कहती है कि मुझे अपनी बेटी और अपने पोते किंशु को देखने दो, मुझे आपको अच्छी तरह देखने दें, आप अपने वालिद की तरह नजर आते हैं। मिस्टर लीस किंशु को पीछे से आवाज़ मारता है। किंशु पीछे मुड़कर देखता है। मिस्टर लीस कहता है ये तो एक सरप्राइज़ है। कहता है कि लगता है कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ और वैसे भी मेरी माँ आपकी खाला लगती है, क्या आप ये सब कुछ देख कर हैरान नहीं हुए। किंशु कहता है नहीं, मैंने काफ़ी वक्त से इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आया हूँ। मिस्टर ली ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर वो हंसने लग जाता है और कहता है कज़न मुझे अच्छी तरह पहचानता है, मुझे आप तो दूसरों से तारुफ करवाने दो। किंशु कहता है ज़रा रुको, मुझे तुम्हारे साथ निपटने के लिए अभी वक्त नहीं है। किंशु की माँ कहती है किंशु तुम ये क्या कर रहे हो। किंशु दादी से कहता है कि मुझे कैन योंगे तो देखने दो। ऑफिसर कैन का किंशु की तरफ हाथ बढ़ते हुए दिखाया जाता है, साथ ही वो किंशु का गरीबान पकड़ लेता है। ऑफिसर कैन कहता है मुझे लगता है कि आप कैन फैमिली के असूलों तो नहीं समझते। आप मेरी बात सुने, मैं आपका कज़न कैंग हूँ, मैं आज आपको यहाँ के असूलों के बारे में सिखाऊंगा। किंशु ऑफिसर कैन का हाथ दबाते हुए कहता है अगर आप चोट नहीं खाना चाहते तो इस बात को यहीं जाने दो। ऑफिसर कैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। साथी और मैन कहता है यहीं पर रुक जाओ। ओल्ड मैन कहता है ऑफिसर कैन बाकी तमाम लोग तो आप मेरे हाल में ले जाएं। किंशु कहता है जल्दी करें और मुझे योंगे के पास ले जाएं। हमें होल्ड मैन किंशु और किंशु की मां तो वार्ड में दिखाया जाता है। किंशु वार्ड में जाता है अपनी मां के साथ और योंगे तो देखता है तो किंशु की मां ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और योंगे के पास भाग कर चले जाती है और बैठ कर रोने लग जाती है। किंशु की मां कहती है तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा बेटा और मैं तुमसे मिलने के लिए आए हैं। और मैन कहता है किंशु प्लीज़ बच्चे आप जाओ और अपने वालिद साहब से मिलें। किंशु कहता है मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मुझे इस आदमी से नफरत करनी चाहिए। किंशु की माँ योंगे से कहती है देखो ये तुम्हारा बेटा है और ये एक बड़ा आदमी बन गया है। किंशु कहता है कि मैं इस आदमी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, आखिर मैं यहाँ पर क्यों और मैं इसे क्यों देख रहा हूँ, इस मनोज का चेहरा आखिर मेरे ज़हन में क्यों है। मैं इसको काफ़ी वक्त से इतनी ज़्यादा नफरत करता हूँ कि मैं इसको पसंद ही नहीं करता, आखिरकार मैं यहाँ पर आया ही क्यों। किंशु के आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है, मेरे आंखों से ये आंसू क्यों निकल रहे हैं। किंशु कहता है माँ आप फिक्र ना करें, मैं इसका इलाज करूँगा, आप तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे किसी भी हालत में जागना होगा और इस तो मेरे सवालों के जवाब देने होंगे और वजाहत करनी होगी कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। आती किंशु योंगे की नस को चेक करने लग जाता है कि आखिर इससे मसला क्या हुआ है। किंशु की माँ कहती है बेटा ये कैसा है। किंशु कहता है ठीक है, मुझे इसका बुनियादी मसला पता है तो इससे क्या मर्ज है, बस इसका इलाज नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके इलाज के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एक नायाब जड़ी बूटी की ज़रूरत है। ओल्ड मैन कहता है किंशु क्या जड़ी बूटी बस यही। किंशु कहता है ओल्ड मैन मेरी पहले बुरी बात सुनो। किंशु कहता है आप तो ड्रैगन घास ढूंढना होगा, ये हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओल्ड मैन कहता है ठीक है, इसे मैं आपके लिए कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। मैं दिखाया जाता है बच्चे सारे हाल में बैठे होते हैं। ऑफिसर कैन कहता है किंशु बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मिस्टर लीस कहता है भाई आप ठीक कह रहे हैं, हम इसकी मेहनत के लिए इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मिस कहते हैं भाई क्या आप किसी तो किसी भी टाइम और किसी भी मौके पर किसी तो भी स्पाई बनाने का मौका दे सकते हैं। और मिस्टर लीस क्या आप पहले से उससे जानते हैं। मैं उसके बारे में कोई खास नहीं जानती, सिर्फ मैंने अपनी बहन से उसके बारे में सुना है। मिस्टर लीस कहता है कि आपके साथ क्या गलत है, क्या आपके पास पहले ही बॉयफ्रेंड नहीं है। मिस कहती है मैं इसके बारे में नहीं सोच रही, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी बहन और किंशु पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और आपको किंशु के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहरबान होना चाहिए। एक औरत की हैसियत से भी कभी मैं अपनी बहन के बीच में रुकावट नहीं बनूंगी। मिस्टर लीच कहते हैं कि मैं उसी तरह खुशनसीब क्यों नहीं हूँ क्योंकि किंशु के इर्द गिर्द चारों पासे लड़कियाँ जमा ही रहती हैं। मिस कहती है भाई मुझे ये बताएं आपका कंशिया के साथ क्या मसला है।
मिस्टर लीच कहते हैं अपना मुंह बंद करो और यहीं पर खामोश आ जाओ, आगे से कुछ मत बोलो। ये आदमी कहता है ऐसा लगता है कि बड़े भाई के लोग और तीसरे खानदान के भाई के लोग सब ठीक हैं। ये आदमी अपने बेटे से कहता है हम उस वक्त तक जिनमैन जजीरे पर नहीं रह सकते, जब तक ये ठीक है तो हम वापस जाएंगे तो इन्हें अच्छी तरह देखेंगे, हमें आगे क्या करना है। और मैन कहता है जाओ जल्दी से जाओ और मुझे ड्रैगन घास ढूंढते लाओ और जल्दी से जाओ, इसे ढूंढो किसी भी हालत में, जितना पैसे लगा वो सब लगा दो, लेकिन मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए। जब तुम वापस आओ तो तुम्हारे हाथ में ये ड्रैगन घास होनी चाहिए, तुम खाली हाथ मत आना। इसके अलावा इस घास को खरीदने के लिए जितना मर्जी पैसा लग जाए, लेकिन तुम तो इसे किसी भी हालत में खरीदना है। इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।